ओके ओके एवरीवन। तो SO4 माइनस का N1 निकालें आप लोग। कितना आया है? कितना आया है? 32। N2 कितना है? 40। N3 कितना है? 8 है। और बॉन्ड कितना हो जाएगा? 4 बॉन्ड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट N4 कितना? 24। लोन पर कितना? विच वन सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन रहेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? आपके हाथ में कितना बॉन्ड है? 4 ही बॉन्ड है ना? यस। और ये 4 बॉन्ड के बाद सल्फर का तो ऑक्टेट फुलफिल नजर आ रहा है, राइट? यस। तो अब आपके पास 12 लोन पे है तो 3 इसे दे दीजिए, इसका भी फुलफिल नजर आएगा। ए भी फुलफिल हो गया, ए भी फुलफिल हो गया, ए भी फुलफिल हो गया। इसका फॉर्मल चार्ज सर, फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा? -1। तो सारे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या -1 रहेगा? -1 -1 दिखेगा और यहाँ पे -1। और सल्फर का कितना फॉर्मल चार्ज रहेगा एवरीवन? +2। यहाँ तक आइए, यहाँ तक हो गया है। ओके मतलब हम लोग का काम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये काम हो गया, राइट? बट प्लस ये 2 प्लस को ऐसे लिख सकते हैं। ओके और इस प्लस और इस माइनस को मिला के क्या इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया जाए? तो देखिए हम लोग का लुईस डॉट स्ट्रक्चर तक अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा तो पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा, इसी को फिर ऐसे टर्न कर दीजिएगा, राइट? बट इसके बाद जो कर रहे हैं वो करते ही हम लोग का लुईस डॉट स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। बट जो हम लोग करेंगे वो आज के डेट में राइट है। तो एक्चुअल में बताया था कि अगर इस तरीके का सिचुएशन रहेगा जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा और वो उसमें सेंट्रल एटम अगर थर्ड या बियॉन्ड द थर्ड पीरियड का रहेगा, किससे? थर्ड और बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड मान लेंगे, राइट? एक मैं पॉइंट लिखवाया हूं, लिखवाए या नहीं लिखवाए हैं? यस। तो आज के डेट में फैक्ट ये है कि करेक्ट ए है, करेक्ट इज दिस वन। ओके ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के तरीके से। तो सर हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, फिर यहाँ आइएगा, फिर इसी को ऐसे कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +6 ना? ऑक्सीडेशन नंबर का बात कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे सल्फर कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? अगर डबल बॉन्ड बना दिखेगा तो 1 2 3 4 5 6 सल्फर का यहाँ पे वैलेंसी 6 है, राइट? और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जैसे ही डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्टेट रूल फेल करते हुए नजर आएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द सल्फर? 6 इलेक्ट्रॉन। इज इट राइट? 6 नहीं 12 है।
तो 12 है, तो क्या आपका ऑक्टेट 8 रहा या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया? एक्सपेंशन ऑफ, यस स्टूडेंट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम लोग को लुईस डॉल्टन से तो हम लोग पहले कोशिश किए, भरपूर कोशिश किए कि 8 ही रखें। यहाँ पे जब तक ऐसे थे तो सल्फर के चारों तरफ 8 नज़र आ रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट इस कन्वेंशन को अगर यहाँ पे दिखा दिए, क्योंकि होता ये है राइट, आज के डेट में है ये, आज के डेट में रियल इज दिस वन, ओके ना, ओके। इसका मतलब अब यहाँ देखिए, लेकिन लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, इसका मतलब यह है कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हर मॉलिक्यूल का लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल एटम की तरफ 8 नज़र आएगा ही, क्योंकि कहीं कहीं पे फुलफिल होगा, कहीं पे फुलफिल नहीं होगा। तो हेडिंग बनाइए लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, या इसी को बना सकते हैं फेलुअर ऑफ ऑक्टेट रूल, ओके। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहां देखिए स्टूडेंट, BCl3 या इवन BF3 या BBr3, करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाट द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन, सब लोग रिप्लाई करेंगे 5, और बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p1, इज इट राइट? 1s2 2s2 2p1, यहाँ देखिए, देन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन? 3। तो भाई बोरॉन तो 3 ही इलेक्ट्रॉन देगा ना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो अगर BF3 का बात कीजिएगा तो कितना फ्लोरीन बोरॉन के साथ अटैच है? 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन देगा, राइट। अब फ्लोरीन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट इसको तो चाहिए 1 ही, राइट। तो इससे फ्लोरीन का तो काम चल गया ऑक्टेट का, इज इट राइट? बट क्या बोरॉन का काम चला? बोरॉन का काम नहीं चला है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द बोरॉन? यस, तो इसको क्या बोलेंगे? और 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। तो सर यहाँ पे जो आपने ट्रिक जो फार्मूला दिया है उसको करते तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई भी करते तब भी चाहकर इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो पाता, समझे। अगर वो काम करते भी तब भी इसका ऑक्टेट फुलफिल, इसलिए वो जो ट्रिक है वहाँ तक ही काम करेगा जहाँ तक लुईस काम करेगा, राइट। उस सब पे एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहा, ऑक्टेट का इनकम्प्लीट होना, क्योंकि BF3 एग्जिस्ट करता है, बट उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि कंपाउंड बनेगा तो ऑक्टेट फुलफिल हो रहेगा, राइट। बट इस कुछ कंपाउंड में तो सही है, बट कुछ कंपाउंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एवरीवन, करेक्ट ना। तो BF3, BCl3, BBr3, इन सब में बोरॉन का क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ बोरॉन? इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ बोरॉन, करेक्ट। तो इसको हम लोग वन ऑफ द फेल्यूर मानेंगे। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, लाइक BeCl2, देखिए तो क्या है, BeCl2 तो BeCl2 में ध्यान से देखिएगा, तो सर BeCl2 में बेरिलियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 ही है ना। देखिए तो मैं, यस, और दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी लगाए हुए, राइट। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको यूज कर लेंगे बॉन्ड बनाने के लिए,
बट फिर भी इसके वजह से क्या बोरॉन को चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो पाया? मैक्सिमम कितना हो पाया? 4। बट व्हाट अबाउट क्लोरीन? सर क्लोरीन का तो पूरा हो गया, राइट? माइन्यूटली आपने क्या ऑब्जर्व किया? खैर ये तो एक्सेप्शन, ये भी क्या हो गया, फेल्योर का एग्जाम्पल है, राइट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ बेरिलियम। एक जो ऑब्जर्व आपने किया होगा, ध्यान से देखिएगा, Mg2 प्लस 2Cl माइनस, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का फैमिली का ही तो बेरिलियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम का, बट यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, बट बेरिलियम क्लोराइड में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, नहीं तो थोड़ा अनयूजुअल टाइप का है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रियलिटी में एक्सपेरिमेंटल यही है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसलिए इस बात को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड है, बट ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है? अब देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेडिकल के कुछ बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। ये इस बार का क्वेश्चन था, BF3 के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड BF3? BF3 के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है आपके सामने है ना, 2 2 4 2 6। तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं, ये तो फ्री में मार्क्स है, राइट? ये डायरेक्टली लुईस डॉटर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, राइट? इसको हटाएं। अब सेकेंड फेल्योर लिखिए, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। एक्सटेंडेड ऑक्टेट जिसको ब्रैकेट में लिखिएगा सुपर ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट कंपाउंड। एक्सटेंडेड ऑक्टेट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, करेक्ट ना एवरीवन? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को कहीं पे नाम दिया था सुपर ऑक्टेट, करेक्ट? इसी को कहीं पे बोलता है हाइपर वैलेंट। एग्जाम्पल के तौर पे PCl5, फास्फोरस के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? फास्फोरस के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, राइट? और यहाँ पे बॉन्ड कितना बनाए हुए हैं? यस, फास्फोरस के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10, बट होना तो चाहिए 8, राइट? टोटल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सर फास्फोरस के पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड फास्फोरस इज 10। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफिशिएंट ऑफ ऑक्टेट या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं और भी बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, बट मैं बहुत सारा बात करने से बच रहा हूँ, बोलिए क्यों? हाँ यस, तो ये मत सोचिएगा कि इतना ही इसमें कुछ है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट इस कॉपी को हटाना भी नहीं है, ठीक है? उससे मुझे थोड़ा, हाँ एक इनका क्वेश्चन है अभिनव। तो देखिए एक्चुअली इसी बात को मैं बोल रहा था कि अभी इसमें बहुत कुछ बोलना है, बट नहीं बोलना चाह रहे हैं। इसको डील करूँगा बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया से, ठीक है? थोड़ा सा वेट कीजिए।
क्योंकि अभी यहाँ पे अगर बात करना चाहेंगे तो इसमें बहुत सारा बात करने को है, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ ये टारगेट है। मेरे दिमाग में इस क्लास में आते हैं तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि ओके केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट टर्म में क्या क्या आ सकता है। ओके लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर आएगा, हाइड्रोजन आएगा, एमओटी आएगा और छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, राइट। तो अब एक ही टॉपिक पढ़ाते रह जाएं और बाकी स्कूल का क्वेश्चन नहीं बने तो बहुत ख़राब लगेगा। नाम भी कर रहे हैं और काम भी नहीं हुआ। इसलिए इस क्लास में मुझे सिर्फ पढ़ाने दीजिए। रेगुलर क्लास में आप जितना क्वेश्चन पूछते रहिएगा, ठीक है। यस, यहाँ पे एक्चुअल में जो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी ऑर्बिटल में रहेगा, राइट। तो एक्चुअल में डैम श्योर फास्फोरस का नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये नहीं होता है। क्वेश्चन तो यहाँ यही पूछा हुआ है भाई, NCl5 नहीं होता बट PCl5 होता है। एक्सप्लेन। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नाइट्रोजन में थर्ड ऑर्बिट नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, बट इसमें थर्ड ऑर्बिट है। इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें बहुत कुछ डील करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। SF6 पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। सल्फर का हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते रहिए, 6। और यहाँ पे वैलेंसी कितना शो कर रहा है, 6। तो सल्फर के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 12। यस, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट वहाँ होगा जहाँ से डी सबसेल स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तभी होगा जहाँ पे क्या रहेगा, डी सबसेल, डी ऑर्बिटल, वहाँ से स्टार्ट होता है। एस और पी रहेगा, घर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे, राइट। इसलिए एटॉमिक नंबर 10 तक एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं होता है, ऑनवर्ड्स होता है, ठीक है। अगर होता है तो, अगर करेगा तो कहाँ के बात करेगा, थर्ड ऑर्बिट से करेगा। यस, बट यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड द सल्फर क्या होगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो नहीं था कि सर होना चाहिए था 8 लेकिन ये हाइपर वैलेंट हो गया, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो ऑब्वियसली यहाँ भी उसी वजह से हुआ होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब एक मिनट मैं जो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डील करता हूँ, अदरवाइज आप लिखते रहिएगा और माइंड में क्वेश्चन चलते रहेगा। एक काम कीजिए, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए। 1s2 2s, थोड़ा सा आइडिया देके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, आगे बोलिए। 3p3, बट डी थर्ड ऑर्बिट में डी है या नहीं है, यस है। अब आपको चीज़ें समझना पड़ेगा, फास्फोरस PCl5 भी बनाता है और फास्फोरस PCl5 भी बनाता है, करेक्ट। इसका मतलब फास्फोरस का वैलेंसी, किसका वैलेंसी, फास्फोरस का वैलेंसी 3 भी होता है और 5 भी होता है, राइट। यस, अब इसको बॉक्स बनाते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवरीवन, थ्री एस टू 3p3, करेक्ट ना। अब आगे की जब मॉडर्न थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जिसे बताया था ना कि केमिकल बॉन्डिंग का 2 क्वेश्चन से मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया था। क्यों होता है, कैसे होता है, राइट। मतलब हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, या सॉरी व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, एक क्वेश्चन है ना मन में, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। भाई केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, तो उसका एक रीजन था लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेके चले, राइट, ओल्ड थ्योरी।
उसमें एक रीजन ये भी है फॉर पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वन ऑफ द रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। चलिए, तो एक्चुअल में फास्फोरस के बाद, अच्छा यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑलरेडी पेयर्ड अप है भाई, करने के लिए क्या जाना है? बॉन्ड बनाने के लिए। अब एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या नाम बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। बातों को समझिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या नाम बोल दिए? पेयर, राइट। और जैसे ही पेयर बोलिएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जस्ट अपोजिट रहेगा, इन द सेम ऑर्बिटल, इज इट राइट? इसका यस, लेकिन जो पहले से ही पेयर्ड अप है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा? नहीं करेगा। तो सर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो फास्फोरस के पास वाली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी जो आप पूछना चाह रहे थे अल्टीमेटली मैं उस बात पे आ ही गया, ठीक है। अब चाह रहा था मैं इससे अभी के टाइम पे बच के निकलना, क्योंकि रेगुलर क्लास में इस पे बात करेंगे ही। एनीवे, तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं जो आपको मैं पढ़ाया हूँ उसके बेसिस पे, राइट। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आपको सिखाया गया है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इज इट राइट? ओके, तो इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो फर्दर पेयरिंग नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड बनाने में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है, तो क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को देगा? ये तो ऑलरेडी पेयर्ड अप है, राइट। तो अनपेयर्ड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस को 3 ही वैलेंसी शो करना चाहिए था, राइट। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बातों को समझिए, राइट। कितना अनपेयर्ड है? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो जाएगा, पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट, ओके। तो करेक्ट आंसर इज 3। लेकिन it is very very important to note that कि मेरे पास फास्फोरस में 3D सबसेल भी है, उसका 5 डब्बा खाली है, राइट, 5 बॉक्स। तो और यहाँ देखिएगा n+l के रूल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल, इसका कितना वैल्यू है? n+l का ले 3 + 0 = 3, इसका कितना 3 + 2 = 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है? सर इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, इसका एनर्जी लेवल कम है, राइट। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है? यहाँ से यहाँ, राइट। तो खुद से जाएगा या एनर्जी देना पड़ेगा भाई? क्यों देना पड़ेगा? सर ये इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, इसका कम है, तो जब तक एनर्जी नहीं देंगे तो खुद से जाएगा। ये कुछ ऐसा काम हो रहा है कि पानी को, वाटर को 3rd फ्लोर पे लेके जाना है, खुद से जाएगा क्या? या पंप सेट को काम करना पड़ेगा? हायर एनर्जी लेवल, राइट। तो अब बताइए, तो इसका मतलब है और एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, सबसे लोएस्ट स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ऐसे स्कूल के एग्जाम के लिए बोल चुका होगा, राइट। तो एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, इज इट राइट। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो सर यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, राइट, करेक्ट है ना। और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ गया? तो सर इसमें क्यों नहीं भेजे, पी में? तो पी में भेजे तो कोई लाभ होता? आप एक यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मुझे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे हाउ मेनी अनपेयर्ड, राइट, 5। अब ये 5 का 5 ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फास्फोरस के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, कौन सा? फास्फोरस का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? करेक्ट आंसर इज व्हाट? 5। फिर पूछा जाएगा, यस, फिर पूछा जाएगा फास्फोरस
वैलेंसी 5 शो करता है, ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में? आंसर दीजिए अब। यस, तो इसका मतलब PCl5 में, PCl5 जो फास्फोरस बनाया होगा 5 वैलेंसी शो करके, वो यहाँ पे रहकर नहीं बनाया होगा, पहले यहाँ आया होगा तब बनाया होगा, बजाय उसको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है। 5 क्या सप्लाई करना है? यहाँ देखिए, यस, क्लोरीन 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 क्लोरीन, राइट। एक क्लोरीन देगा दूसरा फास्फोरस देगा, एक क्लोरीन देगा दूसरा फास्फोरस देगा, एक क्लोरीन देगा दूसरा फास्फोरस देगा, तो फास्फोरस तो एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, सबके साथ 5 क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब फास्फोरस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। बट इस स्टेट में इसके पास 5 था, अनपेयर्ड था या 3 ही था? 3 था, बट यहाँ पे कितना नजर आएगा? 5, राइट। दिस इज द वजह। कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव सेट, अगर इस तरीके से नहीं देखे रहेंगे तो नहीं समझ में आता। कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव रहेगा। PCl5, इन PCl5 फास्फोरस शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 5 इन विच स्टेट? पहला ऑप्शन ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑप्शन एक्साइटेड स्टेट, थर्ड बोथ, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज एक्साइटेड स्टेट, राइट। लेकिन इसमें PCl3 में फास्फोरस ओनली 3 वैलेंसी शो किया है, मतलब 3 अनपेयर्ड से काम चल जाता। तो एक किसमें बनाया होगा? ए एक्साइटेड स्टेट में रख बनाया होगा। यहाँ पे कहाँ रहा होगा? ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड फास्फोरस क्यों कर पाया? अगर इसके पास खाली डब्बा नहीं रहता तो कर पाता? नहीं कर पाता। इसका मतलब फिर इसका एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं था। जो इसकी तरफ 5 वैलेंसी शो करने से तो चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 वैलेंसी शो करने से इसके चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10, राइट। तो फास्फोरस कुछ कंपाउंड में ऑक्टेट फुलफिल करता है। आपके सामने 2 चीज़ रख रहा हूं, आप लोग को वीडियो नजर आ रहा है? इसको हटाएं। PCl3 फास्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 5 हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 5? यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन अपना यूज किया फास्फोरस बॉन्ड बनाने के लिए? 3। तो 2 तो इसके पास अभी भी बचा हुआ है ना स्टूडेंट, इसको क्रॉस दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए। अब बताइए फास्फोरस के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 2, 2, 4, 2, 6। यस, इसका मतलब PCl5 में फास्फोरस ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। बट PCl5 में अपना ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 का 5 इलेक्ट्रॉन को खर्च कर लिया, ये राइट। इसका मतलब फास्फोरस अपना कुछ कंपाउंड में ऑक्टेट रूल शो करेगा और कुछ कंपाउंड में ऑक्टेट रूल शो। तो यहाँ पे फास्फोरस का क्या बोलेगा? हाइपर वैलेंट, मतलब मैक्सिमम वैलेंसी शो कर दिया। तो इसका मतलब फास्फोरस वैलेंसी 3 भी शो कर सकता है और 5 भी शो कर सकता है। 5 क्यों शो कर पाया? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल था। अगर d ऑर्बिटल का बॉक्स खाली नहीं रहता तो क्या शो कर पाता? नहीं कर पाता। हाँ, इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल तक ये हम लोग नहीं किए हैं। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि PCl5 बनता है, उसको मैं हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो PCl5 तो हम लोग नहीं पढ़ा है, पहले बना हुआ होगा, राइट। अब उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि PCl5 बनने का मतलब फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। कैसे अनपेयर्ड 5 हुआ होगा जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में तो 3 ही अनपेयर्ड था। ये तभी पॉसिबल था जब 3s का एक इलेक्ट्रॉन d में गया, जंप किया, राइट। तो इन सबको मैं प्रॉपर पॉइंट बनाकर एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे डील करेंगे, ठीक है।
अब इस यहाँ से थोड़ा मुझे आगे बढ़ने दीजिए, नहीं तो यही चलते रहेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था। सेकंड तो हो गया ना पॉइंट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था स्टूडेंट कि आप जिसको रेफरेंस मानकर काम कर रहे हैं, राइट, आपने किसी को रेफरेंस माना किसी काम के लिए, राइट, और वो रेफरेंस ही चेंज हो जाए तो सबसे बड़ा सेटबैक तो वहीं पे लगेगा, राइट। लुइस का सबसे बड़ा रेफरेंस क्या था, किसको देखकर उन्होंने लॉ बनाया था, यस। बट आज के डेट में बहुत जेनन का बहुत सारा कंपाउंड है, जेनन नोबेल गैस है, राइट। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब जेनन का इसको कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए था, बट नोबेल गैस, इनर्ट गैस, जिसके बेसिस पे पूरा लॉ बनाया गया और वही फेल कर गया, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, थ्योरी, राइट। लिखिए, इट इज़ क्लियर दैट, ये दोनों कंपाउंड लिखने के बाद यहाँ पे, इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन, it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases. It is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gas. The chemical inertness of noble gas. Comma, however some noble gases also combine with oxygen and fluorine. However some noble gases also combine with oxygen and fluorine. तो फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, XeF2 एंड XeOF2, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर था। थर्ड, एक नेक्स्ट, इस थ्योरी में क्या हम लोग इस बात का केयर किए कि फ्लोरीन जेनन के साथ एक लाइन पे रहेगा या एक फ्लोरीन ऐसे रहेगा दूसरा ऐसे रहेगा, इस बात का आपने केयर किया। इसका मतलब है कि दिस थ्योरी कंप्लीटली साइलेंट अबाउट शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब इसमें ये भी लिख दीजिएगा तब भी मार्क्स दे दूंगा, ये लिख दीजिएगा तब भी मार्क्स दे दूंगा, राइट। और सजा के लिख दीजिएगा ऐसे और ऐसे, तब भी मार्क्स दे दूंगा, राइट। क्योंकि इस थ्योरी में जहाँ पे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप कैसा दिख रहा है, क्या आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग स्कूल में पढ़ा दिया गया? तो थोड़ा बहुत मुझे बताते रहेगा क्या क्या पढ़ाया गया। हाइड्रोजन पढ़ाया गया, एमओटी, ओके, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्या करें, संडे का क्लास को रेगुलर क्लास ही बनाते हैं क्या? क्योंकि ऐसे भी तो सब कुछ बात करना ही पड़ रहा है, या स्कूल का एग्जाम के लिए रहने दें? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसी क्लास को यही स्कूल का एग्जाम का ही रहने दें कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर, या इसी को रेगुलर क्लास बना दें, 4 क्लास कर दें? सोच के बताइएगा नेक्स्ट संडे तक, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस थ्योरी कंप्लीटली साइलेंट अबाउट, दिस थ्योरी कंप्लीटली साइलेंट अबाउट shape and geometry of the molecule. This theory completely silent about shape and geometry of molecule. As well as this theory also silent about
as well as this theory also silent about relative stability of molecule, relative stability of molecule, correct ना? relative stability of molecule. तो ये था कुछ ड्रॉबैक स्टूडेंट, तो अगर ड्रॉबैक आ गया तो 3-4 पॉइंट आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है ना? देखिए अभी रहने दीजिए इस क्लास को स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, इसमें थोड़ा शॉर्टकट में आप लोग को पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है? रहने दीजिए, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ ये बात, उससे आपको लिए हेल्प हो जाएगा। ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में कम से कम 35 आवर पढ़ाता हूँ मिनिमम, मोर देन दैट, तो उतना में तो बहुत लेट हो जाएगा। बट एटलीस्ट मुझे आपका स्कूल का एग्ज़ाम का तो नॉलेज है कि कितना तक पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ लूँगा, उसी को मैं भी डील करते हुए आगे बढ़ूँगा, राइट? क्या बोले? ले सकते हैं NCERT एग्जाम्पलर, हाँ स्कूल के एग्जाम के लिए। देखिए कोई टॉपिक पढ़ा देंगे जब मैं पूरा थॉरली, फॉर एग्जांपल नोमेनक्लेचर, अब वो कितना भी टीचर पढ़ाते रहेंगे उससे ज़्यादा ही हम लोग जानते रहेंगे, डोंट वरी, राइट? तो उसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन भी तो पढ़ाए होंगे ना स्कूल में, क्या वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था? पहले से पढ़ लिए तो। बोर मॉडल ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब पढ़ाएंगे कहीं पे भी तो आपको तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इतना तो यकीन है कि हाँ एक बार मैं रेगुलर क्लास में कोशिश ख़त्म करूँगा तो कहीं से भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्या कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो पक्का बनेगा, राइट? बट इस क्लास में मैं बार बार बोलता हूँ मुझे अपने तरीके से डील करने दीजिए। तो मॉडर्न थ्योरी फॉर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? तो इसमें सबसे पहला चीज़ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मॉडर्न थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, करेक्ट? लिखिए इन दिस थ्योरी, पहला की लिखिएगा की पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का नाम है VBT, ठीक है? अब ब्रैकेट में लिखिएगा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्या लिखना है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यस। लेकिन इसमें बिल्कुल शॉर्टकट में चलूँगा। तो पहला पॉइंट लिखे इन दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज क्लाउड, इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज वेव क्लाउड, पहला पॉइंट हो गया, करेक्ट? सेकेंड पॉइंट लिखिए इन दिस थ्योरी covalent bond is formed, in this theory covalent bond formed due to overlapping of orbital। मैं शेयरिंग बोल रहा हूँ या ओवरलैपिंग बोल रहा हूँ? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इन दिस थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, राइट? चलिए अब जैसे ही आ गया कि सर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सर हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैप कैसे करेगा, राइट? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, करेक्ट ना? यस। तो सर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के लिए
दो टाइप डिफाइन किया गया है, एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। ये सब आप नाम सुने होंगे, समझिएगा आप, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरे टाइप का नाम है लैटरल ओवरलैपिंग, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि मॉडर्न थ्योरी में यही दो ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबल है बॉन्ड बनाने के लिए। कौन कौन सा? एक्सियल ओवरलैपिंग एंड लैटरल ओवरलैपिंग, इट राइट। इसको हटाएं। यस, लिखिए यहाँ पे भी बहुत बढ़िया से समझा देंगे ताकि एग्जाम में बना के आइए। एक्सियल ओवरलैपिंग लिखिए, दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस along the molecular axis. This overlapping takes place along the molecular axis. This overlapping takes place along which axis? Molecular axis. Comma. This type of overlapping is responsible for sigma bond formation. इसी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, राइट। दिस ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, करेक्ट है एवरीवन। चलिए, अभी मुझे पता है कि आप नहीं समझे हैं, बट फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। लैटरल ओवरलैपिंग लिखिए, lateral overlapping takes place perpendicular to the molecular axis. Lateral overlapping takes place along perpendicular to the molecular axis. किस एक्सिस के परपेंडिकुलर में लैटरल ओवरलैपिंग होगा? मॉलिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, राइट। कॉमा, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. करेक्ट है एवरीवन? चलिए, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर सबसे पहले तो ये समझाइए कि मॉलिक्यूलर एक्सिस किसको बोलते हैं, राइट? यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरा दो एटम है. अब सब लोग ध्यान सुनिएगा. दो एटम है, एटम ए और एटम बी, इज इट राइट? तो किसी भी दो एटम को ज्वाइन करने वाला लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एक्सिस. एटम ए और एटम बी को ज्वाइन करने वाला लाइन को बोलेंगे मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ ए बी, राइट? अब समझ में आ गया कि मैं किस लाइन को मॉलिक्यूलर एक्सिस बोल रहा था? किसी भी दो एटम के ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एक्सिस. तो सर एटम ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है. इज इट कंपलसरी कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूलर एक्सिस रहेगा? मान लेते हैं एटम ए बी सी और ए इसके साथ भी है और इसके साथ भी है. ए सेंटर में है मान लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर एक्सिस है. ये है किसका मॉलिक्यूलर एक्सिस? दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ एटम ए एंड सी, राइट?
मॉलिकुलर एक्सिस ऑफ किसका, ऑफ एटम ए एंड सी, और ए किसका मॉलिकुलर एक्सिस, यस। तो अब समझ में आ गया कि किस लाइन को मॉलिकुलर एक्सिस बोल रहे हैं, मॉलिकुलर एक्सिस ऑफ ए एंड बी, राइट। अब यहां देखिए, अभी से एग्जांपल क्या बोले, यस बी सी वाला होगा अगर बी और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो, और बी और सी के बीच में अगर कोई बॉन्ड ही नहीं बना है तो उसका मॉलिकुलर एक्सिस डिफाइन करने का कोई मतलब है। इफ देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बी एंड सी, देन देयर इज नो मीनिंग फॉर मॉलिकुलर एक्सिस बिटवीन बी एंड सी, राइट। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया कि लेट अस सपोज देयर इज नो एनी बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी, ओके। मैं मान रहा हूँ कि देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी एंड बॉन्ड बिटवीन ए एंड सी, इज इट राइट, ओके। तो भाई अब इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये मेरा कौन सा एक्सिस, मॉलिकुलर एक्सिस, और अगर ए और बी के बीच में, लेट अस सपोज ए और बी के बीच में, याद है एकदम पहला क्लास मेरा डेमो क्लास, राइट, कैटलिस्ट का, मैं बोला था कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिएगा, और आप लोग ट्रस्ट कर भी लिए कि अगर ए डबल बॉन्ड बी है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा, राइट। अब चीज़ें क्लियर होगा। इसमें ए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है दूसरा पाई है, तो सिग्मा किस लाइन के लॉन्ग बना होगा, ओके, सिग्मा बॉन्ड इस लाइन के लॉन्ग ओवरलैपिंग से बना होगा, राइट। और पाई बॉन्ड किधर बना है, इस लाइन पे या इस लाइन के परपेंडिकुलर। अगर ए और बी के बीच में इफ देयर इज ए पाई बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, तो पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम परपेंडिकुलर टू द मॉलिकुलर एक्सिस ऑफ दिस टू एटम, राइट। इसका मतलब पाई बॉन्ड इस लाइन के लॉन्ग या इस लाइन के लॉन्ग बना होगा, इसके यस। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस पाई बॉन्ड, अगर ए और बी के जो पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड क्या इस लाइन के अलॉन्ग पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रहेगा या इसके परपेंडिकुलर में कहीं रहेगा, इसके परपेंडिकुलर में कहीं रहेगा, ठीक है। तो इमेज नहीं, लाइन नहीं, कोई लाइन रहेगा, लेकिन ये तो बोल सकते हैं सर परपेंडिकुलर लाइन यही रहेगा, लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस फ्रॉम ए, तो कौन सा लाइन रहेगा, लाइन परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस थ्रू ए, दिस इज द लाइन। अब स्टूडेंट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही क्या सोचते हैं बताइए, क्या ऐसे सोच रहे हैं कि सर एक ही बार में बिल्कुल समझा दीजिए ऐसे, या थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सर नहीं सर एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ऐसे कर दीजिए, राइट। मैं तो ऐसे कर दिया, ये सिग्मा है पाई है, राइट, बट इसमें टाइम लगेगा, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, करेक्ट ना। पहले ओवरलैपिंग कैसे होता है वो सब सिखाएंगे तब समझ में आएगा। अभी बस इतना ही जानिए कि मॉलिकुलर एक्सिस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है। मॉलिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग अगर ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड उससे बनेगा, और उसके परपेंडिकुलर करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे करेगा, नेक्स्ट संडे, करेक्ट। ओके, आज के इतना ही रहने दीजिए। हालांकि इस क्लास को थोड़ा और बड़ा, एक मिनट, नेक्स्ट संडे से इस क्लास